आज हम लीज़ के ऊपर बात करेंगे कि लीज़ कैसे क्रिएट की जा सकती है, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस आप कैसे परफॉर्म करेंगे और लीज़ की ग्रिड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर कैसे यूज़ करेंगे और इसके अलावा आप अगर बल्क चार्जेज़ वगैरह एक ही टाइम में ज़्यादा इनवॉइसेस सेंड करना चाह रहे हैं अपने जितने भी टेनेंट्स हैं उनको, तो वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं और रेंट कैसे आप रिसीव करेंगे, मैन्युअली आप कैसे पेमेंट को लॉक करेंगे, अगर आपको किसी को रिफंड देना है तो वो कैसे करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह अगर आपको रिफंड करना है। इसके अलावा किसी को क्रेडिट देना है और इसके अलावा लीज़ के ऊपर अगर आपका कुछ बैड डेट है, लेट्स सपोज़ आपका टेनेंट जो है वो छोड़ के चला गया विदाउट पेइंग, तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है। तो इन चीज़ों को सारियों को देखने के लिए हम सबसे पहले साइड बार से लीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास ये लीज़ की ग्रिड ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसका नाम आ रहा है, उसके बाद टेनेंट की डिटेल्स आ रही हैं, उसके बाद यूनिट जो उसने ऑक्यूपाई किया है उसकी डिटेल्स हैं, उसके नीचे प्रॉपर्टी की डिटेल आ रही है। उसके अलावा कैटेगरी देख सकते हैं, तो अगर ये रेंटल लीज़ है तो रेंट आ रहा है, इसके साथ अगर कोई और भी इनवॉइस इंक्लूडेड है जो स्केड्यूल बेस पे चलेगी तो वो आ रही है। और इसके अलावा लीज़ की अमाउंट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा लीज़ के ऊपर अगर कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, पॉज़िटिव में या नेगेटिव है, टेनेंट ने आपको पे करना है वो अमाउंट है और अगर उसका आपके पास ज़्यादा बैलेंस है तो वो माइनस में आ रहा है। उसके अलावा लीज़ का स्टेटस आ रहा है और पीरियड उसका आ रहा है कि कब से कब तक की है और नोटिस अगर आपने कोई सर्व किया हुआ है टेनेंट को तो वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट इनवॉइस डेट जो है, किस डेट को नेक्स्ट इनवॉइस क्रिएट होगी वो नज़र आ रही है और इसके अलावा आपने कोई लेट फ़ी अगर ऐड की है लीज़ के ऊपर, उसके अलावा नेक्स्ट इंक्रीज़ डेट है, लीज़ क्रिएट करते वक़्त नेक्स्ट शेड्यूल सेट किया हुआ है। लेट्स सपोज़ 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या महीने के बाद कि आपका रेंट बढ़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आएगी आपको होटल आई की। राइट नाउ क्योंकि हमने कोई अकाउंट अटैच नहीं किया हुआ इसके साथ, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर चेक इन हो चुका है तो ग्रीन कलर में होगा, अगर कुछ मसला आ रहा है तो वो रेड कलर में होगा। सेम इसी तरह चेकआउट के ऊपर भी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फ़िल्टर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लीज़ डेट के ऊपर अगर फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज की डेट के अंदर अगर आप लीज़ेस देखना चाह रहे हैं एक्टिव, तो वो नज़र आ रही हैं। एक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटस एक्टिव लगा हुआ है। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे, तो ये सारी लीज़ेस उठाना शुरू कर देगा। और इसके अलावा अगर कल की डेट में लास्ट 7 डेज़ की डेट में आप देखना चाह रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से अपना डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर्स को क्लियर करने के लिए आप क्लिक करेंगे, तो ये सारे फ़िल्टर्स जितने भी हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। इसके बाद अगर आप किसी एक अकाउंट के अगेंस्ट लीज़ देखना चाह रहे हैं, तो वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज़ मैं अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लीज़ेस देखना चाह रहा हूँ, जिनके अंदर पार्किंग अटैच है, तो मैं वही सेलेक्ट करूँगा। तो इसको ख़त्म करूँगा तो बाकी वापस सारी लीज़ेस नज़र आ गई। इसके अलावा मैं पोर्टफ़ोलियो बेस्ड फ़िल्टर कर सकता हूँ और प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास मल्टीपल्स हैं, तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूँगा, उसके ऊपर फ़िल्टर कर सकता हूँ। यूनिट को अगर मैं फ़िल्टर करना चाहूँ, तो मैं सिंगल यूनिट, मल्टीपल यूनिट्स जो हैं, वो उससे फ़िल्टर कर सकता हूँ। अगर मुझे टेनेंट को बाय टेनेंट फ़िल्टर करना है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और लीज़ का स्टेटस के बेस पे अगर मुझे फ़िल्टर करना है, तो मैं इसकी बेस पे फ़िल्टर कर लूँगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी है कि हमारी जो लीज़ की फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है, वीकली है, 1 डे है, 1 टाइम है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फ़िल्टर है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपायर हो रही हैं लीज़ेस, ऑल टाइम वो हमें दिखा सकता है, 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ के अंदर दिखा सकता है। और जो फ्यूचर की लीज़ेस हैं, जो अभी स्टार्ट नहीं हुई, जो 30 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं, 60 या 90 दिन के अंदर, वो भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, वो हम फ़िल्टर कर लेंगे और जो अंडर नोटिस हैं, उनको फ़िल्टर कर लेंगे और आउटस्टैंडिंग जो है, जिनके ऊपर बैलेंस है, वो हम फ़िल्टर कर सकते हैं इधर से। तो व्यूअर्स, ये थे लीज़ के फ़िल्टर्स वगैरह। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ केपीआईज़ नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये एक्टिव लीज़ेस जितनी भी हैं सिस्टम पे, वो नज़र आ रही हैं और उनकी ये अमाउंट है मंथली। उसके अलावा जो एक्सपायर हो रही हैं 30 दिन के अंदर, वो नज़र आ रही हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अंडर नोटिस है। तो 2 लीज़ेस के ऊपर नोटिस है, अगर आप फ़िल्टर करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएँगी। आउटस्टैंडिंग जितनी भी हैं, जिनके ऊपर बैलेंस अभी पे करने वाला है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में जो है स्टार्ट होने वाली लीज़ेस हैं, जो अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो नज़र आ रही हैं। तो यस, ये थी पूरी ग्रिड जो लीज़ की है। और क्यों फ़िल्टर्स को आप क्लियर करने के लिए यहाँ से फ़िल्टर क्लियर कर सकते हैं और अगर आपको डाटा रिफ्रेश करना है, तो पूरा ब्राउज़र रिफ्रेश करने के बजाय आप इसको करेंगे, तो आपका डाटा फ्रेश हो जाएगा।
अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से हाइड करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी के साथ अपने जो भी कॉलम आपको चाहिए वो रख लें, बाकी सारे हाइड कर दें। तो अब आप देखेंगे कि ये सारी ग्रिड एक ही व्यू के अंदर फिट हो गई। तो अब हम चलते हैं न्यू लीज़ को क्रिएट करने की तरफ। तो उसके लिए हम न्यू लीज़ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम न्यू प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लीज़ बनाना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे तो उसके यूनिट्स लोड हो जाएंगे। और जैसे आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा आप अपनी कैटेगरी बता सकते हैं कि ये रेंट की लीज़ है, पार्किंग की लीज़ है, लॉन्ड्री की लीज़ है, व्हाटएवर जो भी आपका बिज़नेस मॉडल है आपके उसके ऊपर लीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लीज़ की एंड डेट का पता है तो आप इसको इनेबल कर दें और एंड डेट सेलेक्ट कर लें। और अगर एंड डेट का पता नहीं है तो इसको ऑफ रहने दें। उसके अलावा स्टार्ट डेट जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, कब से लीज स्टार्ट हो रही है, आज से है, कल से है, नेक्स्ट मंथ से है, प्रीवियस अगर पुराना डाटा हिस्टोरिकल आप ऐड करें तो पिछला ऐड कर देंगे। उसके अलावा फिर इधर से टेनेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से टेनेंट के अगेंस्ट लीज बना रहे हैं। और फिर उसके अलावा फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हम इसे फिलहाल मंथली छोड़ देंगे और नेक्स्ट इनवॉइस जो है वो कब बननी चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो लेजर अकाउंट है इनकम का हमारा वो कौन सा होगा, तो ये जिस बेस पे लीज होगी ये ऑटोमेटिकली उसी को लॉक कर देगा इधर। तो ये प्राइस जो है ये यूनिट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके साथ रेंटल अमाउंट दे देते हैं। यहाँ आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ साइड में प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की है वो नज़र आ रही है। उसके अलावा जो यूनिट सेलेक्ट किया है वो नज़र आ रहा है। टेनेंट जो है उसके अगेंस्ट सेलेक्ट किया है वो नज़र आ रहा है। और इसके बाद लीज का जो स्टार्ट टाइम हमने स्टार्ट डेट सेलेक्ट की है। रिकरिंग चार्जेस जो हैं वो मतलब ये एवरी मंथ जो है वो इन लीज की अमाउंट है वो 60,000 है। इसके अलावा आप इसके अलावा और भी प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी लीज के ऊपर मल्टीपल है, लेट्स सपोज पार्किंग है, तो आप पार्किंग की अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज मैं 6,000 ऐड कर देता हूँ। तो अब ये मेरी लीज जो है वो 66,000 एवरी मंथ जो है वो इनवॉइस जनरेट करेगी इस टेनेंट के अगेंस्ट। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट इस टेनेंट से ले रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, ये आपकी सेटिंग्स में है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें किसी और अकाउंट में डालना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये लाइबिलिटी का अकाउंट हो, इनकम का अकाउंट नहीं हो, क्योंकि ये ऐसी अमाउंट है जो आपने टेनेंट को वापस करनी है। तो इसकी अमाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 120,000 कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई सिक्योरिटी आइटम आप ले रहे हैं उससे यूजर से, आप तो और भी इधर ऐड कर सकते हैं। लेकिन रूल वही है, मेक श्योर करें कि आप लाइबिलिटी का अकाउंट सेलेक्ट करें, इनकम का अकाउंट नहीं सेलेक्ट करें। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो स्केड्यूल इंक्रीज की ऑप्शन है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद आपका रेंट बढ़ेगा, तो आपको उसको लीज़ क्रिएशन के वक़्त आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने की ज़रूरत ना रहे। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब बढ़ेगा, नेक्स्ट इंक्रीज़ डेट बता देंगे इधर। और लेट्स सपोज आज से साल बाद बढ़ेगा तो आप अपना नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और ये इसको सेव कर देंगे। उसके अलावा अगर रेंट के ऊपर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा वो आप इधर परसेंटेज बता सकते हैं या फ्लैट अमाउंट भी बता सकते हैं। सपोज 6,000 है, 5,000 जो बढ़ेगा। लेट्स सपोज हम परसेंटेज पे कर देते हैं, यूजुअली 10% होता है। और अगर पार्किंग के ऊपर भी इंक्रीज करना है तो आप पार्किंग को भी ऐड कर देंगे, उसकी अमाउंट ऐड कर देंगे। अगर नहीं करना तो उसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद लेट फ़ी है। लेट फ़ी आपने ऑलरेडी सेटिंग्स पे कॉन्फ़िगर कर ली है और वो सेटिंग्स में जो आपने लेट फ़ी ऐड की हैं वो आप इधर अटैच कर सकते हैं। आप मल्टीपल लेट फ़ीस अटैच कर सकते हैं, सिंगल करना चाहें सिंगल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर ये इस यूज़र की टोटल अमाउंट 66,000 है, 5% एवरी मंथ 3,300 उसको पे करना है। इसके अलावा यूज़र व्यूअर्स ये होटल आई की टैब है। अगर आप होटल आई पे डाटा सिंक करना चाह रहे हैं तो आपने पहले अपना ऑलरेडी अकाउंट कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, टेनेंट की डिटेल्स आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ इसको अनेबल कर देंगे। और अगर आपको पर्पस ऑफ विजिट का पता है तो यहाँ पे आप पर्पस दे देंगे। अगर उसके साथ कोई बच्चे या चिल्ड्रंस की डिटेल्स डाल देंगे। और मल्टीपल टेनेंट्स भी आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक टेनेंट सेलेक्ट किया है, लेट्स सपोज हम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टेनेंट जो है वो प्राइमरी कम्युनिकेशन के लिए ये टेनेंट यूज़ होगा। सेकेंडरी टेनेंट जो है वो ये वाला है। और इसको आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना है तो आप रन चेक कर देंगे।
और अब हम जैसे लीज़ क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो हमारी लीज़ के पेज पे हम आ जाएँगे डिटेल के ऊपर। ये हमारी लीज़ बन चुकी है और इसको अगर आप देखेंगे तो 60,000 हमारा रेंट है, 6,000 हमारी पार्किंग है। टोटल जो अमाउंट है वो 66,000 है, जो हर महीने इस टेनेंट को ऑटोमेटिकली इसकी इनवॉइस बनेगी। उसके अलावा रेंट की हिस्ट्री है, जितनी बार ये रेंट आप चेंज करेंगे, इसकी हिस्ट्री बनती रहेगी। यहाँ से अगर मैं चेंज करूँगा, तो ये बैक डेट के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं फ्यूचर डेट के अंदर चेंज नहीं कर सकता। और अगर मुझे फ्यूचर डेट के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं जो स्केड्यूल इंक्रीज़ है, इसको यूज़ करूँगा। मैं एक नया स्केड्यूल बना सकता हूँ, अगर मुझे रिसेंटली ऐड करना है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो मैं ये स्केड्यूल अटैच कर दूँगा, वो उसका रेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर होटल आई इनेबल है, भूल गए हैं उधर से सेटिंग करना, तो आप दोबारा यहाँ से आके होटल आई की डिटेल्स वगैरह डाल के आप इसको सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको नीचे सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, चार्ज एडवांस डेज़, कितने दिन पहले आपका जो चार्ज है वो बनेगा, और इसके बाद जो ओवरड्यू ग्रेस डेज़ हैं वो 3 डेज़ हैं। इसका मतलब ये है कि जब जब इनवॉइस आपकी बनेगी, तो उसके कितने दिन बाद जो ये टेनेंट को हर सूरत में ये पे करनी है, और अदरवाइज़ उसके बाद ये ओवरड्यू कंसीडर की जाएगी। और एक्सपायरिंग सून डेज़ का मतलब ये है कि अगर आप टेनेंट को कितनी देर पहले एक नोटिफ़िकेशन सेंड करना चाह रहे हैं कि भाई आपकी लीज़ जो है एक्सपायर हो रही है, लेकिन नोटिफ़िकेशन उसी सूरत में जाएगा जब आपने नोटिफ़िकेशन अनेबल किया हुआ है इसके लिए। तो इस नोटिफ़िकेशन को जाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि कितने दिन पहले ये नोटिस जाएगा, और सेकंड नंबर पे नोटिफ़िकेशन का इनेबल होना। उसके अलावा इंक्रीज़ डेट पे इंक्रीज़ डेज़ हैं, और इसका नोटिस कितनी देर पहले जाना चाहिए, तो ये 60 डेज़ है अभी राइट नाउ बाय डिफ़ॉल्ट। आप इस कंपनी वाइड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लीज़ेज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनके ऊपर वो कंपनी वाइड चेंज जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। उसके लिए आपको 1 बाय 1 लीज़ के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा टेनेंट की डिटेल आ रही है, अगर इसका कोई डॉक्यूमेंट है एक्स्ट्रा, आपके लीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आप इधर अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको पूरी कंप्लीट लीज़ की डिटेल्स नज़र आ रही हैं, प्रॉपर्टी कौन-सी है, यूनिट कौन-सा है, बैलेंस कितना है उसका, और स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, नोटिस डेट अगर कुछ लगी है, इनवॉइस जो नेक्स्ट है वो कब किस डेट को क्रिएट होगी, कब बनी थी और कब अपडेट हुई। इसके अलावा अगर ये आर्काइव कर चुके हैं आप, तो वो इसकी डेट, लीज के ऊपर जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो इधर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे। अभी लेट्स सपोज हम जाते हैं इनवॉइस को देखने के लिए, तो ये वो इनवॉइस है जो टेनेंट को नज़र आएगी। तो इस तरह से आप देख लें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की इनवॉइस है, और रेंट की इनवॉइस है, पार्किंग की इनवॉइस है, ये आपकी बैंक की डिटेल्स, आपके अपने बैंक की डिटेल्स हैं, आप ऐड कर सकते हैं कंपनी सेटिंग्स में। सेपरेट वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लें। अगर आपको ये एज इट इज़ सेंड करनी है, आप कॉपी करेंगे लिंक और टेनेंट को व्हाट्सएप कर दें, अपनी मर्जी से जो भी चैनल आप यूज़ करना चाहें उसके ज़रिए कर सकते हैं। या आप उसको नोटिफिकेशन सेंड करना चाहें तो वो भी नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हम जाएंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेंट की ट्रांजैक्शंस बनी हुई हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक इनवॉइस बनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट सेपरेट है, और ये जो स्केड्यूल की इनवॉइस है ये सेपरेट है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपकी रेंट की 60,000 की और दूसरी पार्किंग की 6,000 की। और रनिंग बैलेंस जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्लस ये जो अमाउंट आपकी रेंट की है उसकी बेस पे निकल के आ रहा है। और राइट नाउ इस टेनेंट ने आपको 180,000 पे करना है। इनवॉइस जो है वो चार्ज करनी है कोई, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज हमें कुछ मैनुअल इनवॉइस को चार्ज करनी है, तो हम अपना रेवेन्यू का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अपनी मर्जी से दूसरा कोई अकाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेक श्योर करें कि आप अगर सिक्योरिटी की मैनुअल इनवॉइस ऐड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को चेक कर दें, और अकाउंट नीचे से लायबिलिटी का सिलेक्ट करें। इन्वेस्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इनकम, आप अपना इनकम का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यूज़र को जो मैसेज भेजना है इनवॉइस के ऊपर, वो टाइप कर देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसके अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे आप, लेट्स सपोज 10,000 है। और इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ आइटम ऐड करना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। किस डेट को ड्यू है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ अपनी पर्सनल रेफरेंस बुक है तो उसका रेफरेंस ऐड कर दें, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ दें और इसको सेव करें। तो ये 10,000 की इनवॉइस एक और इलेक्ट्रिसिटी के बिल की मद में उसकी क्रिएट हो गई। तो अब इसका टोटल बिल जो है वो रनिंग बैलेंस जो है वो टेनेंट का 196,000 बन गया। पेमेंट रिसीव करने के लिए हम इस मॉडल पे क्लिक कर लेंगे। इसको हम इधर से भी ओपन कर सकते हैं, रिसीव पेमेंट को, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिसीव पेमेंट का
मॉडल खुल जाएगा और जैसे हम अगर हमें लीज़ का पता है तो हम इस लीज़ को इधर टाइप कर देंगे और अगर ऑलरेडी हम लीज़ के अंदर हैं तो हम उसके ऊपर रिसीव पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लीज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। उसके बाद डेट को हमने पेमेंट रिसीव की है, हम वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास वो बैंक की रिसीट है, कोई ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस है, कुछ किसी किस्म का आपके पास मौजूद है या आप ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए तो आप यहाँ पे रेफ़रेंस दे देंगे। अदरवाइज़ इसको एम्प्टी छोड़ दें, सिस्टम खुद एक रेफ़रेंस ऐड कर देगा आपके लिए। उसके अलावा आप टेनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मल्टीपल टेनेंट्स हैं इसके ऊपर तो वो आपको सारे टेनेंट्स इस लीज़ के दिखा देगा। आप अपनी मर्ज़ी से जिस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, आप उसको सेलेक्ट करें और किस अकाउंट में जाने चाहिए, ये वो अकाउंट है जिसमें फाइनली जाके आपकी पैसे जो हैं वो एडजस्ट होंगे। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर टेनेंट ने हमें जितनी भी अमाउंट दी है, लेट्स सपोज़ 100,000 दिया है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। किस मेथड से दिया है, अगर उसने कैश दिया, आप कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसने कोई चेक दिया है, आप चेक सेलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट डेबिट किया है, इलेक्ट्रॉनिक है, मनी जैसे ईज़ी पैसा, जायज़ कैश वगैरह में आपको दिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से पेमेंट मेथड जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऑटो डिपॉज़िट का मतलब ये है, यूजुअली ये इस तरह से होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड मिले हैं, रिसीव हुए हैं, टेनेंट ने आपके डायरेक्ट अकाउंट में सेंड कर दिए हैं, तो आप ऑटो डिपॉज़िट कर देंगे और अगर आपको टेनेंट ने कैश दिया है, तो आप ऑटो डिपॉज़िट को ऑफ रखेंगे। बाद में इसको बैंकिंग के अंदर जाके, वहाँ से जाके डिपॉज़िट करेंगे। तो उसके बाद ऑटो एलोकेशन की ऑप्शन है और ऑटो एलोकेशन को अगर आप ऑफ करेंगे, आपके साथ ये साइड में एक मेन्यू खुल जाएगा। इसका जब इस पे क्लिक करेंगे तो उस टेनेंट की जितनी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से ये 100,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी आउटस्टैंडिंग चार्जेस के अगेंस्ट। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिस्टम खुद करे तो इसको ऑटो रहने देंगे, तो सिस्टम सबसे पुरानी इनवॉइस को सबसे पहले पकड़ेगा और उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट करेगा और जो ओवरफ्लो अमाउंट होगी वो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग के ऊपर एडजस्ट कर देगा। हम सेव करते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो उसका बैलेंस 196,000 से 96,000 रह गया और बाकी आप देखेंगे कि हमने क्योंकि नोटिफिकेशन अनेबल किया हुआ है, तो इसी वक़्त अगर आपने नोटिफिकेशन अनेबल किया है, तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन या जो भी मीन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ईमेल का है, व्हाट्सएप का है, एसएमएस का है, तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। अगर आपकी कुछ भी सेटलमेंट है, आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं, खुश हो गए हैं टेनेंट के साथ, तो आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं। क्रेडिट यूजुअली आपके इनकम को माइनस करता है, तो आप अपना इनकम का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसको माइनस करके आप अपना टेनेंट को क्रेडिट दे सकते हैं और बाकी प्रोसीजर वही है। लीज़ सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट को आपने क्रेडिट दिया था, रेफरेंस आप अपना ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स हैं, तो मल्टीपल आइटम्स के अगेंस्ट क्रेडिट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है राइट ऑफ के ऑप्शन है और राइट ऑफ का मतलब ये है कि अगर टेनेंट आपका छोड़ के चला गया है और कुछ सेटलमेंट्स बाकी थी, तो उसको आपने एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आप ऑलरेडी जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी हैं और सारी की सारी सेलेक्ट करनी है। जो एडजस्टमेंट हो चुकी हैं उनकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे आप उसी सेम तरीके से, या क्रेडिट दे देंगे या राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ जो है वो अपना बैड डेट्स का एक्सपेंस है, क्योंकि आपका बिजनेस ने लॉस किया है, तो आप अपना एक्सपेंस का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे तो ये लीज के ऊपर कुछ बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने कमिट कर लिया कि आपको लॉस हो चुका है। इसके अलावा आप अगर आपने सिक्योरिटी रिफंड करना है या किसी भी किस्म का रिफंड है जो आपको टेनेंट को वापस करने हैं पैसे, तो उसके लिए रिफंड की ऑप्शन है और यहाँ पे सेम उसी तरह रेफरेंस है। अगर आपके पास तो रेफरेंस आप दे देंगे, रिफंड की डेट क्या है और रिफंड जो है वो डिपॉजिट को रिफंड कर रहे हैं। अगर उसने आपको ज़्यादा पेमेंट दे दी थी, क्रेडिट की सूरत में आप रिफंड करना चाह रहे हैं और रेवेन्यू आप रिफंड करना चाह रहे हैं या पेमेंट को रिवर्स करना चाह रहे हैं, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस टेनेंट को आप रिफंड कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। किस अकाउंट से आप रिफंड कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कैश का अकाउंट है, आपका वो किसी बैंक से आप रिफंड चेक की सूरत में दे रहे हैं या डायरेक्ट आपने उसको बैंक ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप बता देंगे कि किस अकाउंट में के थ्रू आपका ये रिफंड निकल रहा है। तो लेट्स सपोज़ अगर ये हमारा सिक्योरिटी डिपॉज़िट था, तो हम इधर मेमो में इधर लिख देंगे कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट रिफंड लिख देंगे, व्हाटएवर आप जो भी उसके लेजर पे दिखाना चाह रहे हैं। और इसको अगर नहीं दिखाना चाह रहे, बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी डिपॉज़िट ही दिखाना है, तो इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, वही नज़र आ जाएगा। अमाउंट इधर लिख देंगे रिफंड की कि कितनी अमाउंट है। लेट्स सपोज़ उस यूज़र की 120,000 की अमाउंट रिफंड में पड़ी, सिक्योरिटी में पड़ी थी। आप सारी की सारी वापस करना चाह रहे हैं, तो आप सारी की सारी वापस कर देंगे। सेव करेंगे,
तो ये उसकी रिफंड हो गई जो अमाउंट है और मेरा ख्याल है कि हमने कुछ उल्टा कर दिया है। इसको आर्काइव करेंगे और कैंसल कर देंगे। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपने देखा कि ये इसकी अमाउंट जो है वो 0 हो गई। अब इसका कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपके पास नहीं मौजूद। और डिफरेंट किस्म की ट्रांज़ैक्शन आपने देखी कि कैसे आप चार्ज ऐड कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं पेमेंट को, क्रेडिट कैसे इश्यू कर सकते हैं, अगर आपको बैड डेट राइट ऑफ करने हैं वो कैसे करेंगे, रिफंड कैसे करने और इसके अलावा अगर आपको कुछ फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो आप फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इधर से और इन ट्रांज़ैक्शन को फ़िल्टर करने के लिए। उसके बाद सेटिंग्स की टैब है। सेटिंग्स के अंदर वही सेम सेटिंग्स जो आपको ओवरव्यू में मैंने बताई थी, वो इधर नज़र आ रही हैं। लेट्स सपोज़ आपकी लीज़ जो है वो फर्स्ट टू फर्स्ट चलती है। उससे पहले आप चार्जेज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आप उधर उतने दिन पहले इधर ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज़ 3 डेज़ ऐड करना चाह रहे हैं, 3 दिन पहले बनेगा मंथ एंड से। उस वक़्त ये इनवॉइस ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रेस पीरियड है। अगर आप कोई ग्रेस पीरियड नहीं देना चाह रहे तो आप इसको 0 कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सपायरिंग सून का है जब लीज़ एक्सपायर होने के करीब है, तो ये नंबर ऑफ डेज़ हैं। उसके अलावा रेंट इंक्रीज़ का नोटिस जो है वो कितनी देर पहले जाएगा, ये उसके लिए है। लेकिन ये नोटिफ़िकेशंस की सेटिंग्स जो हैं ये उसी सूरत में एक्टिवेट होंगी जब आपने नोटिफ़िकेशंस अनेबल किए हुए हैं। अगर आपने नोटिफ़िकेशन आपके सिस्टम में अनेबल नहीं है, तो ये सेटिंग आपकी काम नहीं करेंगी। तो व्यूअर्स ये है पूरी लीज़ की जर्नी। आपने इनवॉइस भी देखी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सेंड रिमाइंडर है, अगर आप किसी को मैनुअली रिमाइंडर सेंड करना चाह रहे हैं, जो भी चैनल आपने एक्टिवेट किया हुआ है टेनेंट को नोटिफ़िकेशंस का, तो वो पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए, तो वो उस चैनल के ऊपर ये नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप इनेबल किया है, एसएमएस किया है, ईमेल किया है, अगर तीनों किए हैं, उसके ऊपर नोटिफ़िकेशन सेंड कर देगा। उसके बाद एंड नोटिस आपने सर्व करना है टेनेंट को, तो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि नोटिस की डेट क्या है और डिपार्चर कब जो है चेकआउट जो है वो किस डेट को एग्री हुआ है। तो अगर आपने वो नोटिस इश्यू करना है, इधर से नोटिस डेट सेलेक्ट करके इश्यू कर दें और जैसे ही आप नोटिस इश्यू करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इधर एंड का नोटिस आ गया और अगर आप इसको कैंसल करना चाहें, तो आप इसको वापस कैंसल कर सकते हैं और रिवोक एंड नोटिस करेंगे, तो नोटिस रिवोक हो जाएगा। शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट उसी सूरत में आप कर सकते हैं यूनिट को, जब इसके ऊपर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं हुई, जैसे इसके ऊपर कोई पेमेंट रिसीव हो जाती है, उसके बाद आप इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, आप लीज़ को एंड करेंगे। तो लीज़ को एंड करने के लिए इसके ऊपर जो कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो आपको नज़र आ रहा है कि इसको क्या करना है। आइदर आप इनको राइट ऑफ करेंगे या आप अपनी सेटलमेंट करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे या आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो भी ट्रांज़ैक्शंस आपकी ऑलरेडी होगी, जितनी देर तक वो सेटल नहीं होंगी, उतनी देर तक आप लीज़ एंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से ओवरराइड करना चाह रहे हैं, यूनिट को वैकेंट करना है, तो उसके लिए फिर आप अलाउ करके, इस सेटिंग को ओवरराइड करके अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है, वो अटैच करके आप इसको एंड करेंगे, तो ये लीज़ आपकी एंड हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये थी टोटल जर्नी लीज़ की और लीज़ हमने आज देखा कि लीज़ क्रिएट कैसे कर सकते हैं, लीज़ के ग्रिड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और लीज़ के ऊपर कैसे ट्रांज़ैक्शन हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम बल्क चार्जेज़ को जल्दी से देख लेते हैं। तो बल्क चार्जेज़ के लिए आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे, जो ऑलरेडी टेम्पलेट है आपको फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे, तो जितनी भी लीज़ेज़ आपके सिस्टम के अंदर चल रही हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर ऑलरेडी आपको नज़र आ जाएँगी। आप उनको ओपन करें, एक्सेल के ऊपर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जो भी अकाउंट के अंदर आपको ये अमाउंट डालनी है या कितनी अमाउंट है, वो आप डाल के उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद दोबारा उसी को दोबारा से अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब इस स्क्रीन के ऊपर आप दोबारा से उस सारी अमाउंट्स को एडिट भी कर सकते हैं और अगर आपने एक्सेल में नहीं की, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और किसी टेनेंट को रिमूव करना है, जिसे आप चार्ज नहीं भेजना चाह रहे हैं, इसको रिमूव कर दें और इंडिविजुअली किसी टेनेंट को किस डिफरेंट अकाउंट्स में आपने उनको सेंड करनी है इनवॉइस, तो डिफरेंट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी की लेट फ़ी है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल है, किसी का एडमिन की फ़ीस है। इधर अमाउंट लिखें, मेमो लिखें। मेमो का मतलब वो है जो टेनेंट की स्टेटमेंट के ऊपर नज़र आएगा। तो अगर आपको सबके अगेंस्ट एक ही अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं
कि लेट्स सपोज़ हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो मंथ एंड के ऊपर रिकंसाइल करना है, तो सबको इलेक्ट्रिसिटी के बिल की इनवॉइस चली जाए, तो यहाँ पे आप अमाउंट कॉपी पेस्ट कर देंगे सबको। तो ये अमाउंट सेलेक्ट कर देंगे, आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, किस डेट को ये इनवॉइस बननी चाहिए वो डालने के बाद इसको आप एक बार वैलिडेट कर लेंगे। और वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट जो है प्रोसीजर आपका, जैसे ही सिस्टम वैलिडेट कर लेगा इसमें कोई एरर नहीं है, और जैसे ही आपको सक्सेस का मैसेज आता है वैलिडेशन के बाद, आप इसको कंफर्म चार्जेस करेंगे तो ये सब के सारे चार्जेस जो हैं वो आपको, तो अगर आप ओके करेंगे तो सब के सब चार्जेस पोस्ट हो जाएंगे। तो ये था बल्क चार्ज क्रिएट करने का तरीका, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी है। तो इस तरह से आप अपनी लीज़ क्रिएट कर सकते हैं, टाइनर को इनवॉइस बना सकते हैं, उसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस हो गई है और कोई फर्दर क्लियरेंस चाहिए तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करें, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रायोरिटी के ऊपर सर्व कर दी जाएगी। थैंक यू वियर्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।